हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष आईक्यू। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। साथ ही मैं आपको थोड़ी सी ड्यूटी आपकी भी याद करा दूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हम लोग भी मोटिवेट हों आप लोगों के लिए और भी अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए। अपनी ड्यूटीज़ आपको याद रखनी है और भी जो आपकी अपनी खुद के लिए भी हैं। क्या ड्यूटीज़ हैं? पढ़ाई करने की ड्यूटी है, क्योंकि आप सबको पता है कि इन द एंड वी आर ऑल कम्पीटिंग हेयर। एक कंपटीशन है एंड कंपटीशन में एज हमेशा उनके पास होती है जो थ्रू आउट देयर जर्नी मेहनत करते रहते हैं। एक दिन 2 बजे तक जागने से, एक दिन 12 घंटे पढ़ने से नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। आप सबको पता है, आप सब जानते हैं, समझदार हैं कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। चाहे आप 6 घंटे हर रोज़ पढ़े, चाहे 8 घंटे हर रोज़ पढ़े, बट स्टे कंसिस्टेंट इन वट एवर यू डू। पूरे पैशन के साथ करो। बाकी सब भगवान की मर्जी, बाकी सब उनके ऊपर छोड़ दो, बट अपनी तरफ से हम सब कोई भी कमी जो है नहीं छोड़ने वाले। तो चलो इसी नोट पे अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे डीपीएसपीज के बारे में। जो डीपीएसपीज हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया था। इसको पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है। आर्टिकल 36 से लेके 51 इससे डील करते हैं। नॉन जस्टिफाइबल है, मतलब कि क्या है? नॉन जस्टिशिएबल का मतलब क्या हुआ कि आप, जैसे हमने पिछले चैप्टर में देखा था, जो हमारी पिछली वीडियोस थी, कि फंडामेंटल राइट वायलेट होने पे हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में। बट अगर आपका डीपीएसपी वायलेट हो रहा है, डीपीएसपीज में भी आपको कुछ सर्टन राइट्स दिए गए हैं, अगर वो राइट पूरे नहीं हो रहे हैं, वायलेट हो रहे हैं, आप कोर्ट्स में नहीं जा सकते, बिकॉज इनके लिए ऐसे कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है। ना ही ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, नॉन सेल्फ एग्जीक्यूटरी। मतलब अगर इनको एग्जीक्यूट करना है तो सरकार को कोई ना कोई तरह का लॉ लेके आना पड़ेगा, और सरकार लेके आती भी है। आप जब इनको पढ़ोगे आप देखोगे कि बहुत सारे लॉज जो है आ चुके हैं डीपीएसपीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। साथ ही नॉन एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ, आप सबको मैं बता चुकी हूँ कि एनफोर्स नहीं कराए जा सकते। कोर्ट नहीं बोल सकती सरकार को कि आप इन्हें एनफोर्स कीजिए। हाँ, ये एक तरह से बस एक मॉरल चेक ज़रूर रख सकते हैं इसके थ्रू हम सरकार के ऊपर भी एक काइंड ऑफ उनको ये मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है कि दिस इज़ हाउ वी हैव टू रूल। और लोग उनके ऊपर एक मॉरल चेक रख सकते हैं, लोग देख सकते हैं कि क्या सरकार वो चीज़ें कर रही है जो उन्हें करना चाहिए। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्लासीफाई नहीं करे गए हैं, बट इनको लोगों ने, मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो एक्सपर्ट्स वगैरह हैं, उन्होंने इनको क्लासिफाई किया है सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल की कैटेगरी के अंदर। नॉन जस्टिशिएबल नेचर किसकी नेचर पे थी, किसकी रिकमेंडेशन पे थी? तेज बहादुर कमेटी रिपोर्ट की रिकमेंडेशन पे इनकी जो नेचर है नॉन जस्टिशिएबल बनाई गई है। इनको ये जो डीपीएसपीज हैं ये प्रमोट करते हैं वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट और इंक्लूसिव ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, वो भी कहीं ना कहीं रिजेंबल करता है हमारे आज के डीपीएसपीज के साथ। ठीक है, तो देखो डीपीएसपीज जो है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, सबसे पहले आएंगे सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जिसके अंदर हम लोगों के वेलफेयर की बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप एक बार इनको सबको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्वेश्चंस आ सकते हैं। वैसे ये देखो, ये पूछ लेंगे आपसे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्लासिफिकेशन? तो नहीं मेंशन। पार्ट 4 में है, हाँ जी। जस्टिफाइबल है, नहीं है। एनफोर्स करे जा सकते हैं, नहीं करे जा सकते, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स आपसे ही पूछ लेंगे अब इनमें से सोशलिस्ट कौन से हैं, तो आपको इनको अच्छे से एक बार रीड करना है। जैसे देखो यहाँ पे फ्री लीगल एड दे रहे हैं लोगों को, सोशल ऑर्डर को प्रमोट करना है, लाइवलीहुड दो, ये सारी चीज़ें देखो, सारे सोशल प्रिंसिपल्स वेलफेयर के लिए, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो कैसे असिस्टेंस देनी है, लिविंग वेज दो लोगों को, ह्यूमेन कंडीशन वर्क के लिए, ये सारे आगे सोशलिस्ट प्रिंसिपल। फिर गांधीयन प्रिंसिपल, आपको गांधी जी की फिलॉसफी पता है, तो गांधी जी की फिलॉसफी से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल, जैसे वो चाहते थे कि विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज हो, कॉटेज इंडस्ट्री के बहुत फेवर में थे, तो ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये सारी चीज़ें कि अल्कोहल वगैरह, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, इन सब की बात नहीं करते थे, तो काउ स्लॉटर, इन सब की प्रिवेंशन हो गई, एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ वीकर क्लासेस, ये सारी बातें गांधीयन प्रिंसिपल। नेक्स्ट इज लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, इसके अंदर जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, लिबरल आइडियाज़ जो आ जाएंगे हमारे, चाइल्डहुड केयर आ गया, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इनको अच्छे से आप रीड कर लीजिए। तो हाँ, एक ये आपको याद रखना है कि हमारे डीपीएसपी के अंदर मेंशन था कि हमने जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट करना है।
साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड तो इम्पॉर्टेंट है ही, आपको पता ही, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रख लीजिएगा, इनके आर्टिकल्स भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैटरनिटी रिलीफ का भी एक बार आर्टिकल देख लीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ें न्यूज़ में रहती है ना, तो उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, आर्टिकल पूछ लेंगे कहाँ मैंशनड है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा याद रखना है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज के बीच में डिफरेंस पढ़ के। तो फंडामेंटल राइट्स अगर आपको याद हो तो वो नेगेटिव नेचर के थे, नेगेटिव इन द वे कि वो स्टेट को प्रोहिबिट करते थे, उसके ऊपर रोक लगाते थे कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी है। पर जो डीपीएसपीज हैं दे आर लार्जली पॉजिटिव, ये रिक्वायर करते हैं कि स्टेट कुछ चीज़ें करे। फंडामेंटल राइट्स हमें पता है जस्टिफाइबल है, एट द सेम टाइम डीपीएसपीज हमने अभी पीछे देखा जस्टिफाइबल नहीं है। और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करते हैं, जबकि जो डीपीएसपीज हैं वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। हमारे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें एक भी इकोनॉमिक राइट नहीं है, बट डीपीएसपीज में हम बात करते हैं कि इक्वालिटी प्रमोट करनी है, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है। तो ये सारी चीज़ें, मैटरनिटी रिलीफ, ये सारे जो है इकोनॉमिक राइट्स जो हैं वो हमें डीपीएसपीज के अंदर मैंशन है। फंडामेंटल राइट्स के पीछे लीगल सैंक्शन है, जो डीपीएसपीज हैं इनके पीछे लीगल सैंक्शन भी होती है, लीगल सैंक्शन इन द वे कि लॉ वगैरह बना दिए जाते हैं, और साथ में पॉलिटिकल सैंक्शन भी है, क्योंकि अगर आप ऐसा काम करोगे तो आपको पब्लिक ओपिनियन जो है आपके फेवर में हो जाएगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली एनफोर्स है, इनके लिए कोई लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, बट डीपीएसपीज अपने आप से एनफोर्स नहीं होते, आपको इनके लिए लॉ बनाना पड़ेगा एंड उसके बाद ही इनको एनफोर्स किया जा सकता है। नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया से हमने जो है उठाया था। ये पहले ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन से ये 1976 में ऐड किए गए थे। इसके पीछे क्या स्टोरी थी, 1975 में आप सबको पता है इमरजेंसी लगी थी। जब इमरजेंसी लगी ना तो बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाई कि जी हमारे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ये हमारा राइट, वो हमारा राइट, फलाना राइट। तो उस टाइप पे सरकार जो है लोगों को ये याद करवाना चाहती थी कि देखो आपके राइट ठीक है, आपके राइट हैं, बट एट द सेम टाइम आपकी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं। तो वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ उस टाइम पे इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में डाली गई थी। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ना, मतलब इनको अभी हम आगे इसको पढ़ेंगे भी कि ये एनफोर्सेबल नहीं है, ठीक है। तो मतलब डाली गई हैं लोगों को याद दिलाने के लिए कि उनकी ड्यूटी भी है, बट भाई अगर आप नहीं फॉलो करें, लॉ बन जाए अलग बात है, क्योंकि अगर इसके ऊपर लॉ बना दिए किसी ड्यूटी के ऊपर तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज यू विल बी पनिश फॉर दैट। बट अगर अदरवाइज उस पर लॉ नहीं बना है तो वो जस्टिफाइबल नहीं है, ठीक है, एनफोर्सेबल नहीं है। तो ये जो है आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है कि स्वरण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस पे बनी थी। ओरिजिनली ये 10 थी नंबर में, फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई 2002 में, जब राइट टू एजुकेशन है ना 21A वगैरह आर्टिकल्स आए थे, तो साथ ही 11th ड्यूटी भी डाल दी गई थी आर्टिकल 51A में, जो कि यही बात करता है चाइल्डहुड केयर वगैरह, एजुकेशन वगैरह की। हाउएवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की तरह ही ये भी नॉन जस्टिशिएबल है नेचर में, आपको याद रखना है। स्वरण सिंह कमेटी ने ना 2 रिकमेंडेशंस और भी दी थी कि आप ड्यूटी टू वोट और ड्यूटी टू पे टैक्सेस भी डाल दो, बट वो चीज़ें उस टाइम पे नहीं डाली गई थी। तो ये भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है आपको, तो आप थोड़ा बहुत ये चीज़ें याद रख लो कि ड्यूटी टू वोट की भी बात करी गई थी, और ये भी बात करी थी एक और साथ ही ये भी बात करी गई थी कि ड्यूटी टू पे टैक्सेस भी जो है फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट होने चाहिए। ये हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये रही जो 86th अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, मैंने आपको बताया कि एजुकेशन वगैरह से रिलेटेड थी ये। तो इसके अलावा यही है, आप सब याद रख सकते हो नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग के लिए कि कैसे अपने आइडियल, जो भी हमारे आइडल्स थे फ्रीडम स्ट्रगल को, उनके लिए सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी, ये सारे सेफ गार्ड करो, पब्लिक प्रॉपर्टी। तो बहुत ईजी है, आप एक बार इसको देख लो, एज सच एग्जैक्ट आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। और क्या बोलते हैं इसको, आप अच्छे से, मतलब सिर्फ एक बार जस्ट गो थ्रू देम एक बार अच्छे से, और अपनी ये जो ड्यूटीज़ हैं इनके मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं ना वो इनकी नेचर के ऊपर ही आते हैं, ड्यूटी, और ये आ जाएगा कि इनमें से कौन सी ड्यूटी है कौन सी नहीं है। तो ये थोड़े से क्वेश्चंस जो इस हिसाब से आते हैं, तो एक बार अच्छे से इसको रीड कर लो ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए बीच में, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी गुड टू गो। चलो अब हम क्वेश्चंस देखते हैं ताकि हमें पता चले कि कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सी कंट्री का नहीं है। देखो
इंडिया, रशिया से तो हमने ही उठाया, इंडिया का तो है। अब ये दो बचे, जापान या जर्मनी। तो इसका आंसर है कि जर्मनी के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है, जापान के अंदर भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ उनके कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। ठीक है, नेक्स्ट इज फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो 3 में क्या था, फंडामेंटल राइट्स, 3A कुछ है नहीं, 3B कुछ है नहीं, तो क्या है 4A। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, पार्ट 4A। नेक्स्ट इज DPSPs कम अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पार्ट 4 के अंदर DPSPs हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ DPSPs आर बोरोड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये आपको पढ़ाया गया था, तो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में से जो ये है बोरो किए गए थे। नेक्स्ट इज हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर सजेस्टेड बाय स्वर्ण सिंह कमेटी, तो ओरिजिनली उन्होंने कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है सजेस्ट की थी, तो 8 सजेस्ट करी थी, जिनको ब्रेक करके जो है और कुछ ऐड करके 10 बना दी गई थी। 2 मैंने आपको बताया जो ऐड नहीं हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर फ्रॉम DPSPs, तो कौन से आर्टिकल थे। देखो अगर आपको फंडामेंटल राइट्स वाली वीडियो याद होगी तो आपको ये चीज़ याद रहेगी कि आर्टिकल 36 से लेके 51 जो है इससे रिलेटेड है, और पूरा का पूरा जो 51A है वो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज वर्मा कमेटी 1999 इज रिलेटेड टू, तो वर्मा कमेटी वॉज रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज, याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी मैंशनड इन आर्टिकल 51A, तो कौन सी ड्यूटी मेंशन नहीं है। मैंने आपसे बोला था ना कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी से स्टैब्लिश करना नहीं है, ये क्या है, ये DPSPs के अंदर मेंशनड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो हमने देखा था ना कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में था, किससे रिजेंबल करता है, DPSP से। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल, नॉट है, तो जो आर्टिकल 40 है वो नहीं है बेस्ड। क्यों नहीं बेस्ड है, क्योंकि वो विलेज पंचायत और सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है, जो कि एक गांधीयन प्रिंसिपल है। नेक्स्ट आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज नॉट बेस्ड ऑन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, तो आर्टिकल 47 जो कि प्रोहिबिट करता है ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, तो ये भी गांधीयन प्रिंसिपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन सी नहीं है इसके अंदर, तो वो है ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। क्यों, क्योंकि वो DPSPs में है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू द पुअर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल, ये ना क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अभी ये लॉ बन चुका है, तो आप इन चीज़ों के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। 39A का ये पार्ट है। नेक्स्ट इज इन विच आर्टिकल वॉज अमेंडेड बाई 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 फॉर कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन, तो कौन सा किया गया था, आर्टिकल 45। इन विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रूल दैट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs फंडामेंटल राइट्स वुड प्रिवेल, तो क्या हुआ था बीच में, पूरी स्टोरी है ये, फंडामेंटल राइट्स और DPSPs के बीच में बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहने लग गया था। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें ये बोला गया था कि फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। तो वो कौन सी जजमेंट थी, चंपाकम दोराई राजन केस 1951 का। बाद में इनके बीच में ना एक प्रिंसिपल आ गया था, हारमोनियस कंस्ट्रक्शन। इसके अंदर क्या था कि दोनों जो है हैंड इन हैंड चलेंगे, कि इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि एक ऊपर है एक नीचे है, तो इन दोनों को हमने साथ साथ रखना है। फंडामेंटल राइट्स और जो DPSPs हैं ये हैंड इन हैंड चलेंगे। ऐसा नहीं है कि DPSPs को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हो तो फंडामेंटल राइट वायलेट कर दो, तो DPSPs को ध्यान में रखो, पर दोनों के बीच में बैलेंस रहना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऊपर है या नीचे है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स, तो गार्डियंस टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन एंड चिल्ड्रन, ये जो है DPSP का भी पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स का भी पार्ट है, एंड राइट टू एजुकेशन तो हमारा फंडामेंटल राइट भी है साथ ही साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कहाँ पे इंक्लूडेड है वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, तो DPSPs के अंदर इंक्लूडेड है। When fundamental duties were added in the Constitution of India, कब ऐड हुई थी, मैंने आपको बताया 1976 में, 75 में इमरजेंसी लगी थी, 6 में ऐड कर दिया गया था। ठीक है, तो ये रहा, और लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी हमारी 2002 में ऐड हुई है। रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। पंचायती राज इन इंडिया इज लेड डाउन अंडर, पंचायती राज कहाँ पे लेड डाउन है, DPSPs के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी, कौन सी जो है इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, टू ओबे द पेरेंट्स, ये तो हमारी मॉरल ड्यूटी है, एथिकल ड्यूटी है, और ये हम सब ने परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो बट ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है।
हाउ मेनी ड्यूटीज वर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्रिएटेड? तो 0, कोई भी ड्यूटी नहीं थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में. द आइडिया ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन बोरोड फ्रॉम, कहाँ से बोरो किया था? USSR से, रशियन. तो थैंक यू सो मच. एक बार फिर से मैं आपको कहूँगी कि वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड ऐसे ही अच्छे से तैयारी करते रहें और बाकी भगवान की मर्जी, होपफुली सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा. तो बाय बाय.